जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं टॉप 25 जीके। ये वे महत्वपूर्ण जीके हैं जो एसएससी के एग्जाम में खास करके ये क्वेश्चन जो है 15 सालों से लगातार दोस्तों पूछे जा रहे हैं। एसएससी की किसी भी तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार 15 सालों से पूछे जा रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी 100% इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन 25 के 25 महत्वपूर्ण जीके को आप रट लेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रटिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो जो वित्त आयोग से संबंधित है? चलिए, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 जो है वो भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज और, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ठीक है, हर 5 साल पे ये गठन होता है। जरूरत पड़ने पे हो सकता है पहले भी हो जाए, पर 5 साल पे मैक्सिमम होता है। तो इसका गठन जो है कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या अगर आपको घुमाना हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करने के लिए पूछ सकता है कि अनुच्छेद की जगह आपसे पूछ सकता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ये चीज भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था? कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ये एसएससी प्लस रेलवे दोनों एग्जामों में बहुत बार पूछा हुआ है। तो हर्षवर्धन का जो राजवंश था वो कितने विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित था? तो वो था 2। ठीक है, 2 क्षेत्रों में विभाजित था। कौन कौन से? एक था दोस्तों प्रशासनिक जो क्षेत्र होता था उसको राजा देखता था। कौन सा क्षेत्र? प्रशासनिक क्षेत्र। ठीक है, प्रशासनिक जो क्षेत्र होता था इसको राजा देखता था। ठीक है, और दूसरा क्या होता था? दूसरा होता था सीमांत राज। ठीक है, या सामांत राज। जितने भी राज होते थे आसपास के उनको सरदारों को सरदार देखते थे। ठीक है, यानी कि राजा ने, हर्षवर्धन ने सरदार घोषित कर रखे थे, तो वो सरदार जो है आसपास के क्षेत्रों को सरदार देखते थे। ठीक है, बहुत ही वफादार होते थे सरदार राजा के प्रति, तो सरदार देखते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दो क्षेत्र इस प्रकार से होते हैं। और एक चीज और, जो हर्षवर्धन का काल था वो कब से था? 606 से लेकर 647 तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो किस क्षेत्र से संबंधित हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शहनाई वादक थे ये एक। ठीक है, याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या थे? एक शहनाई वादक थे। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, ये किस घराने से, ये भी पूछ सकता है। तो ये दोस्तों बनारस घराने से। ठीक है, बनारस घराने से ये संबंध रखते थे। हाँ, इनका जो जन्म हुआ था वो तो हुआ था दोस्तों बिहार में। बिहार का एक गांव था डुमरावा। ठीक है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था इनका 1916 में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई 2006 में। 90 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई 2006 में। ठीक है, जो कि बनारस घराने के हैं, शहनाई वादक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही डीपली और सरल तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक एक चीज। ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। रोज डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस आपको देखने को मिलता रहेगा, और मैं बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट, ताकि हर चीज आपसे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, हरित क्रांति को और भी कहा जा सकता है, यानी कि हरित क्रांति को और क्या कहा जा सकता है? तो ये दोस्तों क्या है? कृषि क्रांति भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कृषि क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति को। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, जो ये हरित क्रांति है दोस्तों, इसको भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत की बात हो रही है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, साइमन कमीशन भारत में कब आया दोस्तों? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो ये आया है दोस्तों 1928 में। ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, भारत में कहां पर आया? तो सबसे पहले मुंबई में आया। ठीक है, भारत में कहां पर आया? तो सबसे पहले मुंबई में आया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि अध्यक्ष कौन था जब ये साइमन कमीशन भारत आया? सर जॉन साइमन।
ठीक है, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया, सर जॉन साइमन। ठीक है, याद रखिएगा, उनकी अध्यक्षता में यह कमीशन भारत आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राधा श्रीधर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये एक नृत्यक हैं या डांसर हैं भरतनाट्यम के। ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज आपको क्लियर हो गया। एक चीज और, अब यहां मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि भरतनाट्यम जो है, क्वेश्चन कैसे बनता है एक और, कि भरतनाट्यम क्या है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखिएगा दोस्तों, कहां का? तमिलनाडु। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कहां का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए आपको, कई बार एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी 100% आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जीडीपी को दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, नाम मात्र जीडीपी और किसके? वास्तविक जीडीपी। ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। ठीक है, वास्तविक जीडीपी। ठीक है, ऑप्शन बी 100% आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप जो है, ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे, ये बास्केटबॉल से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो विलियम जोन्स जो है कप, वो है बास्केटबॉल से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो चार जो बंदरगाह हैं, वो उनमें से एक ऐसा बंदरगाह है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, बाकी तीनों वो प्रशांत महासागर में स्थित हैं। तो वो कौन सा नहीं है, चलिए हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में है, ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। बाकी सिडनी ऑस्ट्रेलिया, योकोहामा जापान और संघाई चीन, ये तीनों क्या है? टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित हैं। बाकी रियो डी जेनेरो ब्राजील नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो कब किया, कौन से वर्ष में किया? तो याद रखेंगे दोस्तों, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, याद रखिएगा। एक तो आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि बंगाल का विभाजन किसने किया, तो वो लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, कब किया? 1905 में किया। ठीक है, दोनों पॉइंट याद होने चाहिए आपको, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चन, यानी कि किसी भी तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड या वायसराय कौन था, या जो है गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली? ठीक है, किस शहर में? तो उस समय के इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में एक पार्क है दोस्तों, कौन सा पार्क है? अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में। वहां पर क्या किया इन्होंने दोस्तों? 1931 में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के गिरफ्तार होने के बजाय इन्होंने अपने आप को खुद को गोली मारना सही समझा। ठीक है, कब? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, इन्होंने अपने आप को खुद को गोली मार ली, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, ला लीगा खिताब किससे जुड़ा हुआ है? तो ला लीगा जो खिताब है दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है दोस्तों फुटबॉल से। ऑप्शन बी 100% बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही प्रख्यात विख्यात है ये ला लीगा खिताब। ठीक है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। ये दोस्तों जो ला लीगा खिताब है, ये स्पेन की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है। ठीक है, किसकी? स्पेन की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जब स्पेन में हुई थी तब 1929 में हुई थी। उस समय क्या होता था? 10 टीमें इसमें भाग लेती थी, पर वर्तमान समय में कितनी टीमें ला लीगा में भाग लेती हैं? 20 टीमें भाग लेती हैं। ठीक है, ये नॉलेज के लिए है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि हर तरह की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये स्पेन की सबसे बड़ी जो है फुटबॉल खिताब है, लीग है, और इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। तब उस समय 10 टीमें होती थी, वर्तमान समय में 20 टीमें ला लीगा खिताब में शामिल होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 43 बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 43 बी जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है। ठीक है, एक पॉइंट और नोट डाउन कराना चाहूंगा क्योंकि ये पॉलिटी से क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉलिटी से कई तरह से आपको घुमा के पूछ सकता है। तो यहां पर तो हुआ अनुच्छेद 43 बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक चीज और, भाग की बात की जाए दोस्तों तो भाग 3 में, ठीक है, किसमें, भाग 3 में भी इसका प्रावधान है। भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(c), ठीक है, 19(1)(c) में भी इस शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, किसको, सहकारी समितियों को। ठीक है, तो उसमें भी इसके अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। भाग 3 में है, भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(c) में भी इस शब्द को जोड़ा गया है और 43 बी में तो है ही। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन है 100% राइट आंसर है। ये जो अभ्यारण्य है ये किसके लिए है, बाघों के लिए। बांदीपुर जो है वो बाघों के लिए अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा पुरस्कार है ये खेल का, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। तो ये किसको मिला था, विनेश फोगाट को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ये किसको मिला है, विनेश फोगाट को। ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ये पहली एथलीट थी। ठीक है, याद रखना है आपको, ये पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं जिनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मिला है। ये भारत की पहली महिला एथलीट बन गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं जिनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, विनेश फोगाट को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित किया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 2002 में, तो उसमें से किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों 21A को सम्मिलित किया गया है। 21A कह लो या 21(1) या 21A भी आप कह सकते हैं, इसको सम्मिलित किया गया है। इसके तहत क्या प्रावधान है, क्या अधिकार है दोस्तों, तो 21A में कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, ठीक है, 6 से 14 वर्ग के सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान हो। ठीक है, याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 21 के तहत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रबी की फसलें डैश में उगाई जाती है, यानी कि किस मंथ में उगाई जाती हैं। तो ये याद रखेंगे, ये बोई जाती हैं दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, याद रखिएगा, अक्टूबर और नवंबर में। यहां तक कई बार कई किताबों में अक्टूबर और दिसंबर में लिखा हुआ है, पर खासकर अक्टूबर नवंबर में ये फसल उगाई जाती है। कई बार क्या होता है, किसी कारण से थोड़ा लेट हो जाता है, तो हो सकता है ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक पहुंच जाता है। ठीक है, नवंबर खत्म होते होते दिसंबर के फर्स्ट वीक तक पहुंच जाता है, पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं। पर ज्यादातर जो है अक्टूबर नवंबर में लगभग 80% ये फसल बोई जा चुकी होती है। बाकी बचे 10-5% वो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक पहुंच जाते हैं, लेट लपेट वाले। ठीक है, पर अक्टूबर नवंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, हो सकता है जब अक्टूबर और नवंबर ना लिखा हो, अक्टूबर दिसंबर लिखा हो, तो आप ऑप्शन अक्टूबर दिसंबर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पर अक्टूबर नवंबर लिखा होगा तो अक्टूबर नवंबर आपका राइट आंसर होगा। तो रबी की फसल होती कौन कौन सी है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं ये भी। तो याद रखेंगे दोस्तों, रबी की फसल होती क्या क्या है। तो पहले तो आप देख लेंगे गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, आलू आदि, ये सब क्या है, ये रबी की फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, ये है राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से। ऑप्शन डी 100% राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति, अनुच्छेद 72। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक। ठीक है, खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक यानी कि कोच। ठीक है, खेलों में जो कोच होते हैं, एक टीम के जो कोच होते हैं या किसी एक खिलाड़ी का जो कोच होता है दोस्तों, कौन, कोच से आप समझ लेंगे, जो कोच होता है तो उस कोच को दिया जाता है जो बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन खिलाड़ियों द्वारा करवाता है, तो उस कोच को दिया, उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है। ठीक है, बस सीधा सा आप समझेंगे, उत्कृष्ट जो कोच होते हैं या टीम के या किसी भी एक
प्लेयर के, ठीक है, तो उत्कृष्ट कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, कई बार ये भी पूछ लेता है, तो 1985 याद रखनी है डेट आपको, ठीक है, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस स्थान पर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा गिद्ध हमारे देश से लगभग गायब हो चुके हैं, अब देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पिंजौर। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये पिंजौर है कहां पर, तो मैं आपको बताता हूं। पिंजौर दोस्तों एक गांव है हरियाणा का, ठीक है, कहां पड़ता है ये, हरियाणा में पड़ता है पिंजौर। हरियाणा के पंचकुला, हरियाणा का पंचकुला एक जिला है दोस्तों, क्या है, जिला। तो पंचकुला जिले में पिंजौर एक गांव है जहां पर यह संरक्षण, ठीक है, गिद्ध एवं संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है, ठीक है, कहां पर, हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के पिंजौर गांव में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा जैसा कि एक तरह से आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो वर्षा कराई जाती है, बारिश कराई जाती है, ठीक है, तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, AgL भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2022 में जारी पुस्तक भारत की जनजाति और स्वदेशी भाषाएं के लेखक कौन है। ये जनजात के ऊपर है, तो इसलिए ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजात, हालांकि बेशक ये 2-3 साल पहले लिखी गई है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं के लिए लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोफेसर रमेश सी गौर, ठीक है, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर होगा, प्रोफेसर रमेश सी गौर इसके लेखक हैं इस पुस्तक के, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमित क्रम देता है, यानी कि जो उन्होंने राज्य किया मौर्य साम्राज्य में, तो इन 4 ऑप्शनों में जो सीरियल वाइज है, नंबर वाइज है, वो सही कौन सा है, तो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, कौन कौन, यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आते हैं बिंदुसार, फिर राज करते हैं अशोक, फिर आते हैं भद्रथ, ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल 100% राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा आखिरी क्वेश्चन, चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे कहा जाता है सारनाथ में, अपने 5 शिष्यों को दिया था। तो जो अपना पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था तो 5 शिष्यों को, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन डी 100% राइट आंसर है दोस्तों। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिया था, ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहां पर है, वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी कुछ दूरी पे है, 10-12 किलोमीटर पे। तो सारनाथ कहां पर है, वाराणसी पे। तो महात्मा, एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहां पर थी, ठीक है, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय वो कहां थे, तो याद रखेंगे दोस्तों बिहार के बोध गया में, ठीक है, बिहार के बोध गया में इनको पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन। पढ़ने में मजा आया हो दोस्तों, समझ आया हो अच्छे से, लाइक जरूर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, रोज डेली हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों तक लेके आते रहेंगे ताकि आपके आगामी एग्जाम में आपको जीके जीएस में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।